अखाड़ा में आज सबसे पहले बात कुछ युद्धवीरों की। देश में कोरोना की दूसरी लहर की तेज रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से एक्शन का काम उन्होंने जिम्मा उठा लिया है। पूरी तरह से वो एक्शन में आ गए हैं। बेकाबू होते हालातों की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी रखा। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। लेकिन अभी भी बैठकों का सिलसिला थमा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उच्च अधिकारियों से और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। दोपहर बाद प्रधानमंत्री की देश के बड़े कारोबारियों के साथ भी एक बैठक है, जिसमें कोरोना के इस तेज रफ्तार महामारी की दूसरी लहर पर काबू पाने के साथ साथ देश की आर्थिक हालात पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि शाम तक जब बैठक का सिलसिला रुकेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ जारी जंग के हक में कोई एक बहुत बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अमित पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, आनंद तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, आशीष सिंह विरार से हैं हमारे साथ, मनोज शर्मा भोपाल से हैं, भवानी सिंह जयपुर से हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। यहां पर जिस तरह से सियासत हो रही है, प्रधानमंत्री लेकिन उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। बंगाल में सारी रैलियां रद्द करने के बाद आज वो पूरी तरह से कोरोना के खिलाफ और इस महामारी की इस दूसरी लहर को तोड़ने के इस ब्रेक द चेन की मुहिम और सबसे ज्यादा कि कहां से दवाइयों का पूरा जो सप्लाई चेन है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई चेन है, इस पर कैसे काम किया जाए, कितनी तेजी से जहां जहां इसकी मदद की जरूरत है मदद को पहुंचाया जाए और सप्लाई लाइंस को फिक्स किया जाए, इस पर भी ध्यान है। और दूसरा कि प्रशासन, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं ताकि जान भी जवान भी वाली जो फिलॉसफी है उस पर काम हो, क्योंकि देश फिर से एक लॉकडाउन के दौर से नहीं गुजर सकता। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं, कोई भी राज्य ऐसा नहीं जो कोरोना के प्रकोप से छुआ न हो या तो उसका बुरा प्रभाव उसके ऊपर न पड़ा। और इन्हीं सारे हालात को देखते हुए पीएम ने आज ये बैठक ली और कुल मिलाकर जो घोषणाएं की जा रही हैं केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार जो कदम उठा रहे हैं उनमें एक पूरा समन्वय हो। जिस राज्य को जिस चीज की ज्यादा जरूरत हो, किसी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, किसी को बेड्स की, किसी को स्टाफ की, किसी को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस राज्य को उस हिसाब से जो फैसिलिटीज मुहैया करवाई जाए। तो एक समन्वय के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजना आम जनता तक पहुंच सके ताकि जान और माल का नुकसान न हो और जरूरतमंद लोगों को समय पर कोरोना के इस मुश्किल दौर में इलाज मिल सके। यही आज की 3 बैठक का मुख्य उद्देश्य है। 2 बैठक हो चुकी हैं मुख्यमंत्रियों के साथ और आंतरिक जो समूह थे उनके साथ, और अब ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले, ऑक्सीजन निर्माण करने वाले लोगों के साथ पीएम की ये तीसरी बैठक होगी। और ऑक्सीजन बहुत अहम मुद्दा बन के उभरा है और बहुत ज्यादा, और इसका दुष्प्रभाव, इसकी हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा मौतें हो रही है। बहुत गंभीरता से इसको लिया है और इसको लेकर भी अलग से बैठक होगी जितने स्टेक होल्डर्स इससे जुड़े हैं। जी, सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो थोड़ी सी कड़ाई करें। ग्राउंड पर जो क्रैकडाउन होना चाहिए आनंद, वो बहुत जरूरी है। क्या उस पर काम किया जा रहा है? एक तरफ की ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएट हो ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं, उनको सही समय पर पहुंचने का वक्त मिले, बॉर्डर्स में कुछ किसी तरह का जाम ना लगे। दूसरी बात है कि जो इसमें ब्लैक मार्केटिंग में घुस रहे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं, जो आपदा में अपना फायदा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उन पर सही तरह से क्रैकडाउन करने की जरूरत है। दिल्ली में कई सारे ऐसे किस्से निकल के आ रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है खुलेआम, रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। देखिए, बिल्कुल आनंद, इस समय दिल्ली पुलिस के कंधों पर सबसे ज्यादा भार है कि वो खुद को बचाते हुए ये सुनिश्चित करें कि जो ऑक्सीजन है जो पड़ोसी राज्यों से दिल्ली पहुंच रही है वो बेरोक दिल्ली पहुंचे, उसकी कालाबाजारी ना हो और समय पर अस्पतालों को ऑक्सीजन। आपकी ऑडियो में एक दिक्कत है आनंद, उसको जरा सॉर्ट करेंगे कहीं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार वेस्ट में स्थित विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 14 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 4 महिलाएं शामिल हैं।
हादसे के वक्त आईसीयू में 15 मरीज थे और पूरे अस्पताल में 90 मरीज भर्ती थे। इनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 21 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस हादसे में बुरी तरह से झुलसे मरीजों में से एक और मरीज की दोपहर बाद मौत हो गई, जिससे अब मरने वालों की जो गिनती है वो 14 हो चुकी है, जबकि 4 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो थोड़ी देर में अस्पताल के कई सारे हिस्सों में फैल गई। इस घटना के बाद वहां इलाज करा रहे कई मरीजों को आनन फानन में दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें ढीला नजर आ रहा है। एक के बाद एक महाराष्ट्र में हादसे आ रहे हैं। कल नासिक था, आज विरार, और कहीं कोई भी ये नहीं पूछ रहा कि महाराष्ट्र में इतनी हालत खराब क्यों है। क्यों स्टेट गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछे जा रहे, स्थानीय प्रशासन से पूछे नहीं जा रहे हैं? इस तरह से क्या लोगों की जानें इस तरह की लापरवाही से जा सकती हैं? और कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा महाराष्ट्र के लोगों को? आनंद, सबसे अहम बात यह है कि पहले भंडारा, फिर भांडुप, फिर इसके बाद नाला सुपारा, इसके अलावा दहिसर के भी कोविड सेंटर में इसी तरह की हादसे हो चुके हैं। हर बार सिर्फ कागजों पे कार्रवाई दिखाई पड़ती है, लेकिन अस्तित्व में वो दिखाई नहीं पड़ती। नासिक का हुए हादसे के बाद जो है अब कहीं ना कहीं यहाँ पर देखें वही माहौल आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे परिवार परेशान है, लोग परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जाएं कहाँ। 13 लोगों की मौत अचानक होती है। बिल्डिंग का फायर ऑडिट किया गया था, ये बताया जाता है, लेकिन अचानक ही जब दूसरी मंजिल पर एसी में फायर हुआ तो उसके बाद वो आग लगातार विकराल होती चली गई। उसकी चपेट में आने से जो 13 लोग वेंटिलेटर पे थे वो कहीं जा नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। यहाँ पर भी कुछ परिवार के लोग मौजूद हैं। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, हुआ क्या बेटा? अभी क्या बताया गया है? हॉस्पिटल से क्या प्रॉब्लम बताई? अभी फिलहाल उन्होंने बोले कि जो 13 जन का डेथ हुआ है यहाँ पे, तो उनके हरनाला में जाके उनका नाम रजिस्टर होगा। उसके बाद वो 14 जो लिस्ट है ना, उनके आपका नाम ऐड किया जाएगा। आपके जो फैमिली मेंबर थे वो उनकी डेथ यहाँ से जो अभी 14वीं डेथ हुई है उसमें है? नहीं, उसमें मेरा नाम रजिस्टर नहीं है। यानी कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम रजिस्टर्ड नहीं है। वो कोविड सेंटर में थे, लेकिन अस्पताल की लापरवाही देखिए कि अब वो सीधे कह रहे हैं कि उनके पास कोई लिस्ट ही नहीं है जिसमें उनके पेशेंट का नाम हो। कहीं ना कहीं पहले लापरवाही के चलते ये हादसा, 13 लोगों की मौत, ऊपर से अब ये कहा जाना कि अस्पताल में जो कोविड पेशेंट एडमिट था, जिसका इलाज जारी था, उस पेशेंट का नाम ही नहीं है। इस तरह की स्थिति तो बनी हुई है। ये पूरी तरह से वहां की जो सिस्टम है चरमरा गई है। जिस तरह से व्यवस्थाओं को होना चाहिए था महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, वहां पर बिल्कुल नहीं है। और 15 दिन का 20 दिन का लॉकडाउन कर क्या प्रशासन अपने हाथ खड़े कर सकता है? ये एक सवाल है जो पूछना चाहिए। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में जो पालक मंत्री हैं दादा भोसले, उन्होंने कहा है कि विरार के कोविड सेंटर में लगी आग के मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कब जांच करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे? जिनकी जाने गई उनको आप वापस तो नहीं ला सकते। उन्होंने कहा है कि फिलहाल प्राथमिकता मरीजों को सुरक्षित शिफ्ट करने की है। मरीजों की सुरक्षा पहले की होती, इस तरह की लापरवाहियां नहीं होती। आशीष सिंह कह रहे हैं कि एक के बाद एक लापरवाहियों के जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं वो महाराष्ट्र में निकल के आ रहे हैं, भांडुप से लेकर नासिक तक, नासिक से लेकर अब विरार पालघर तक। हमारे साथ है दादा भूसे जाइए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये इसका पूरा आपने जायजा लिया है, आपको इसमें किसकी गलती दिखाई देती है? आपने क्या जो जायजा लिया उसमें आपको क्या पता चला? चौकसी की जाएंगी, जांच में जो भी सामने आएगा, जिसका भी गलती होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कि आपने देखा कि कई सारे लोगों को, कई सारे पेशेंट्स को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, हालांकि उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है? जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उन्हें मुंबई में शिफ्ट किया। तो यहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? यहाँ के लोकल, इसमें जो 89 टोटल पेशेंट थे, अभी उसमें से सिर्फ 6-7 पेशेंट बाकी है। बाकी के पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और पेशेंट के साथ उनके रिश्तेदार भी हैं। तो फिलहाल मदद के तौर पर आपकी ओर से क्या किया जा रहा है? घटना दुखद है। इसका
मैं दुख प्रकट करता हूं और आने वाले दिनों में इससे हमको सबको सीख लेना पड़ेगी। बस लिप सर्विस दीजिए, दिलासे दीजिए, बस जो काम करना था वो तो किया नहीं। महाराष्ट्र का केस लोड इतना ज़्यादा कैसे है, कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। विरार हादसे पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बेतुका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कोई राष्ट्रीय खबर नहीं है। हालांकि उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई का दावा भी किया। हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है। महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। 10 लाख रुपए मदद करने की जो नासिक में घटना घटी है उसी टाइप में हम मदद करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उनको बिल्कुल बहुत सख्ती से कार्रवाई उन पे की जाएगी। इसमें डिटेल जांच की जाएगी। सबसे ज़्यादा केस लोड और देश में अगर कोरोना फैला है तो महाराष्ट्र से फैला, और ये कहते हैं राष्ट्रीय खबर नहीं है। एक के बाद एक आए दिन महाराष्ट्र से ऐसे हादसे आ रहे हैं। आप चलिए मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां भोपाल में भी ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। यहां ऑक्सीजन लेने के लिए भोपाल के BHEL प्लांट के बाहर लोग कई घंटों तक खड़े हुए थे। भेल में वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। होम आइसोलेशन के इमरजेंसी जो पेशेंट हैं उनको 1 सिलेंडर और अस्पताल को एक दिन में अधिकतम 10 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। BHEL के एक दिन में 1800 क्यूबिक मीटर यानी करीब 700 सिलेंडर ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। यानी कि ऑक्सीजन की किल्लत अब भोपाल में भी आ रही है, पर कहीं ना कहीं BHEL के साथ साथ क्या बाकी इंडस्ट्रीज या बाकी जो ऑक्सीजन प्लांट्स है जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते थे, क्या वो भी अब मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाईज की तरफ ध्यान दे रहे हैं? सिचुएशन क्या है अभी मनोज? जहाँ तक से BHEL की बात है आनंद, हालात तो बहुत ख़राब हैं और ये आज के हालात नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत, रेमडेसिविर की किल्लत, जो बिस्तर हैं अस्पतालों में, बेड की किल्लत, इसके बाद सबसे अहम बात है कि जो वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड हैं उनकी किल्लत। तो किल्लत तो जो 10 दिन से ऐसी बनी हुई है। सरकार लगातार कह रही है कि, बड़ी अजीब बात होती है आनंद की, एक तरफ सरकार कहती है कि उसके पास उतनी ऑक्सीजन है जितनी ज़रूरत है, उसके बाद ये हालात क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो लंबी कतार आप देख रहे हो, इस कतार में सिर्फ भोपाल के अस्पताल के लोग नहीं हैं, इसमें एक इंडिविजुअल भी है जिसके घर में एक कोई मरीज़ है जिसको होम आइसोलेशन पर है, जिसे कहा गया कि अस्पताल में जगह नहीं मिली, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो 1 सिलेंडर भरवाने के लिए 8 घंटे BHEL के दरवाजे पर खड़ा है। सरकार का कहना है कि वो 400 मीट्रिक टन अभी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर सप्लाई करने की लगभग उतनी सप्लाई कर रहे हैं। सरकार ने एक और आज कहा है कि जामनगर से सरकार का प्लेन जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन लेके आएगा। लेकिन ये हकीकत है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की वजह से भी, जबलपुर से खबर आ रही है कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके कुछ मरीज जो अस्पताल में एडमिट थे उनकी मौत हो गई। इसके पहले आपने शहडोल का वाकया सुना होगा कि शहडोल में 1 दर्जन से ज़्यादा मरीजों की परिजनों ने आरोप लगाया कि सिर्फ ऑक्सीजन की शॉर्ट सप्लाई की वजह से मौत हुई थी। तो हालात सचमुच खराब हैं। सरकार कोशिश में है कि ये हालात कैसे बेहतर हों। इसमें समय लगेगा क्योंकि सप्लाई चेन को रिवर्क करना बहुत ज़रूरी है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा लिक्विड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इस वक्त पटना से खबर आ रही है, NMCH में जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर हैं। अस्पताल में जमकर हो रहा है हंगामा। फिर जूनियर डॉक्टरों ने वार्ड में घुसकर मारपीट का लगाया है आरोप। मरीज के परिजनों पर मारपीट का लगाया आरोप। जूनियर डॉक्टरों ने फिर से ठप किया काम। 2 घंटे पहले ही हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे थे डॉक्टर, लेकिन फिर से वहां बवाल हो रहा है। पटना के NMCH में फिर से हड़ताल है जूनियर डॉक्टर्स। चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। अब की बार क्या हुआ चंद्रमोहन? क्यों डॉक्टर्स का आरोप है कि परिजन वहां पर ये कर रहे हैं, वार्ड में घुसकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हड़ताल पर गए डॉक्टरों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि फिर से जब ये लोग काम पर लौटे थे उसी दौरान जैसे ही वार्ड में गए तभी एक परिजन ने हंगामा शुरू कर दिया और उनके साथ मारपीट किया है, जैसा यहाँ के जूनियर डॉक्टरों का आरोप है। और उसके बाद फिर से डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। कल देर रात इसी NMCH में हंगामा चल रहा था और जमकर वहां पर तोड़फोड़ हुई थी। डॉक्टरों का आरोप था कि उनके साथ बदसलूकी और मारपीट हुई थी, जिसके बाद कल देर रात से डॉक्टर हड़ताल पर थे और अब से 2 घंटे पहले ये जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे थे और फिर से एक बार हंगामा हो गया है यहाँ पर। इसके बाद ये डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं और 400 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पर सीरियस हैं और उनका इलाज चल रहा है। ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है
और इस दौरान इस तरह से मारपीट और उसके बाद हंगामा होने के बाद डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना जाहिर सी बात है एक बार फिर से कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि ये कहा गया था, जिला प्रशासन की ओर से इनको आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर फोर्स की तैनाती होगी, लेकिन जूनियर डॉक्टरों का यह आरोप है कि अब तक फोर्स की तैनाती नहीं हो पाई है, जिसके बाद यह हंगामा खड़ा हुआ है और अभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ये डॉक्टर्स हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। मैं जानता हूं कि परिस्थितियां कई जगह ऐसी हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है, उसकी वजह से गुस्सा आक्रोश आ जाता है और लोगों में कहीं ना कहीं जो है पेशेंस संयम खोने वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी होगी तो डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो चिकित्सा कैसे होगी, कैसे ध्यान देख रेख होगी। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एनएमसीएच में इस तरह की परिस्थिति ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन को भी थोड़ा सा और सक्रिय होने की ज़रूरत है। वहीं राजस्थान में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है, ये एक और खबर आ रही है, लेकिन इस संकट का फ़ायदा भी निजी गैस एजेंसियां उठा रही हैं। जयपुर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर का जो ऑक्सीजन सप्लायर है उसने फ़ोन पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपये मांगे, लेकिन जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची गैस सप्लायर के गोदाम पर तो ऑक्सीजन सिलेंडर की बिल्कुल कमी नहीं थी, लेकिन खरीदने वाले नहीं मिले। जब पूछा कि गैस का सिलेंडर किस कीमत पर मिलेगा तो हमें यहाँ बताया सप्लायर ने और मालिक के सप्लायर ने मालिक का फ़ोन थमाया। ये वही दिनेश मालिक थे जिससे कुछ देर पहले कहा था कि गैस नहीं है। देश भर में ऑक्सीजन संकट की बात की जा रही है, दिल्ली के अंदर कई अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की बात की जा रही है, राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे कि ऑक्सीजन का संकट है। इस वक्त जयपुर में हम ये देखिए कि एक ऑक्सीजन की यहाँ पर गोडाउन पे है, शॉप है। पिछले तकरीबन हम 1 घंटे से यहाँ पर है, हम नहीं देख रहे थे कि कोई ऑक्सीजन की सिलेंडर यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं, भरे हुए हैं। यहाँ देखिए कि गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, ये देखिए कि यहाँ पर दिनेश गैस एजेंसी यहाँ पर। भाई साहब ऑक्सीजन है या नहीं है आपके पास, है या नहीं है? ऑक्सीजन है या नहीं है? कौन है सर? है बात कराइए सर ऑनलाइन। दिल्ली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, तब आपने मुझे बताया था कि 550 रुपये फिलिंग का लगता है प्लस टैक्सेस लगते हैं, और आपने 14,500 रुपये मुझे रेट बताई थी कि 14,500 रुपये सिलेंडर के लगेंगे। तो आप सिलेंडर बेच रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, आपको पता है? ऐसे वक्त के अंदर, महामारी का वक्त है, तब आप कालाबाजारी कर रहे हैं। आप बाकी कौन क्या करता है, लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हैं जी। तो ये देखिए कि इसके ऑनर हैं, उनसे हमने बात की। उनसे दो आप देखिए कि पहले हमने उनसे बात की थी जब कस्टमर बनकर हम जब आए थे, उनसे पूछा था क्या गैस के सिलेंडर आप दे सकते हैं, हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। ज़रूर हमें ये पूछा था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, तो हमने कहा कि ठीक है हम वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपको सिलेंडर चाहिए तो 550 रुपये फिलिंग के प्लस टैक्सन और 14,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे सिलेंडर की कॉस्ट। और हमें मना किया कि हम सिक्योरिटी में नहीं, ये सिलेंडर की कॉस्ट है, यानी कि आपको पैसा देना होगा। 15,000 रुपये में एक सिलेंडर बेचा जा रहा है, तब जब राजस्थान में कहा जा रहा है कि सिलेंडर की किल्लत है, महामारी की स्थिति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही है, राजस्थान में संकट है। उस वक्त में कालाबाजारी का दौर चल रहा है जी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि किस तरीके से इस वक्त में लोग जो सिलेंडर की गैस एजेंसियां वो किस तरीके से काम कर रही है। कैमरा पर्सन इसके साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। भवानी सिंह हमारे साथ है। ये कौन है ये इस गैस एजेंसी का मालिक? इतनी सारी सिलेंडर भरी पड़ी है, उनको तो दूसरे अस्पतालों को नई सप्लाई फ्री में करना चाहिए था। इस किल्लत में कालाबाजारी कर रहे हैं। इनकी दुकान को सील क्यों नहीं किया जा रहा है? स्थानीय प्रशासन को आपने फोन किया? इनको तो अरेस्ट कराना चाहिए। देखिए आनंद, सबसे बड़ी यही से बड़ा सवाल है, क्योंकि ये 3 दिन से राजस्थान के अंदर भारी संकट की स्थिति है। तब जब एक दिन पहले तक 150 मीट्रिक टन राजस्थान के अंदर गैस थी, आज हालांकि 270 मीट्रिक टन है, यानी कि जितनी डिमांड है लगभग उतनी सी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कृत्रिम संकट काफ़ी बड़ा खड़ा किया जा रहा। जाहिर तौर पर संकट है, लेकिन उसका फ़ायदा ये डिस्ट्रीब्यूटर, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उठा रहे हैं। उन्होंने पहले से स्टॉक किया और उसके बाद में महंगे दामों पर सिलेंडर बेच रहे हैं।
जबकि नियम ये कहता है कि सिलेंडर बेचा नहीं जा सकता, सिर्फ सिक्योरिटी मनी उसकी आप ले सकते हो। और आपको फिलिंग, आप सोचिए कि हम फ़ोन पे कह रहे हैं तो कि सर 550 रुपये फिलिंग का लगेगा, और जब हम पहुँचे वहाँ पर तो कह रहे हैं नहीं 200 रुपये में फिलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से कालाबाजारी बहुत हो रही है। और ऐसे वक्त में, महामारी के वक्त में, जाहिर तौर पर हमने राजस्थान सरकार से भी बात की है, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मनी नहीं ली जा सकती, और अगर इस तरीके से कर रहा तो गलत है। जाहिर तौर पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक इस पर एक्शन होना चाहिए। हमारी जानकारी में एक्शन तो इमीडिएटली होना चाहिए भवानी। आपको तो स्थानीय डीसीपी डीएम को फोन करके पूछना चाहिए, इसकी दुकान को सील करिए और इसको अरेस्ट कराइए, और इसके अंदर जितनी टैंक से ऑक्सीजन के वो सब सारे अस्पतालों में जहां किल्लत है, जहां जरूरत है, वहां पर फ्री देके आना चाहिए। ऐसे लोगों को सजा देने की जरूरत है। आपदा में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, किल्लत में कालाबाजारी कर रहे हैं ये लोग। देखिए बिल्कुल आनंद, यही इंतज़ार कर रहे हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी देर में एक्शन लेगा ऐसे पे, जब ऐसे लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर इस तरीके से ये एक हम सैंपल दिखा रहे हैं, ऐसे कितने लोग होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो इस वक्त कालाबाजारी कर रहे होंगे, जिससे कि एक तरफ अस्पताल में इंतज़ार कर रहे हैं, आईसीयू के अंदर सिलेंडर नहीं है, दिक्कत ये आ रही है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री को लेटर लिख चुके हैं, आज वीसी के अंदर यही मुद्दा उठा रहे हैं कि राजस्थान को पर्याप्त गैस सेंट्रल पूल से नहीं मिल रही है, इसलिए वजह से क्राइसिस है। हालांकि राजस्थान ने अपने लेवल पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक्वायर करके व्यवस्था काफ़ी हद तक कर ली है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा लग रहा है आनंद, इस पूरे मसले से समझ में ये आ रहा है कि जो अरे अशोक गहलोत साहब को, राजस्थान प्रशासन को जरूरत है कि अपने गिरेबान में झांककर देखे अपने घर। इस बीच देश के कई हिस्सों में जारी ऑक्सीजन के संकट के बीच वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाने में जुट गए हैं ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी आए। अमित पांडे और संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों दिल्ली से। संदीप, सबसे बड़ी बात कि वायुसेना ने कहा है कि हम जहां जहां हो सके मदद करेंगे। सारे तीनों फोर्सेस जो हैं, आर्म फोर्सेस की तीनों विंग्स जो हैं, तीनों मदद में लग चुकी हैं। कई सारे आर्मी के अस्पताल जो है अब सिविलियंस के लिए खुल चुके हैं। एयरफोर्स भी अब कारगर हो गई है, और नेवी ने कहा है कि हमारे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स को हम अवेलेबल कराएंगे। आनंद, देखिए खुद जो है जब रक्षा मंत्री ने एक बैठक ली थी उसके बाद रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया था, निर्देश जारी कर दिए गए थे कि भारतीय सेना के तीनों अंगों को कि वो राज्य सरकारों के साथ इस कोरोना की महामारी से लड़ाई में अपना साथ दें और हर संभव मदद दें। उसी के चलते लगातार जो है पिछले 1 साल से लगातार जो है भारतीय वायुसेना लगी हुई है, अपने सारे एसेट जो है इन सब काम के लिए जो है तैनात किए हुए हैं। हाल ही में जिस तरीके के हालात बने हैं, सबसे बड़ी बात है कि जब ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हुई है तो ऐसे में कई ऐसे जगह है जहां पे ऑक्सीजन जनरेशन तो होता है, लेकिन उनको इधर से उधर ट्रैवल कराने के लिए, ले जाने के लिए कंटेनर्स नहीं है। उसी के चलते जो है भारतीय वायुसेना की जो सबसे बड़े जो मालवाहक जहाज हैं, जो C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76, उसके जरिए बड़े बड़े कंटेनर्स को अलग अलग जगह पे भेजा जा रहा है। अभी हैदराबाद से जो है बाकायदा एयरक्राफ्ट जो है वो भुवनेश्वर के लिए निकला है, तो साथ ही इसी तरीके से पानागढ़ भी जो है कल 3 कंटेनर भेजे गए। तो इस वक्त जो है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार है भारत सरकार के इस मिशन में कि कैसे जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनको राहत दी जा सके, जरूरी साजो सामान पहुंचाया जा सके। यहाँ तक कि आनंद, कुछ दिन पहले ही जिस वक्त ये जो DRDO का जो हॉस्पिटल था इसको तैयार किया जा रहा था, वहां पे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक्स को भी जो है भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए लाया गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हर वो सामान जो है इस वक्त युद्ध स्तर पर जो है काम में लगाया जा चुका है, सारे एसेट्स को। और अभी लगातार जो है ये काम जारी भी रहेगा। जैसे जैसे राज्य सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट आएंगी उसी के हिसाब से जो है एयरफोर्स के विमानों को जो है उस काम में लगा दिया जाएगा। जी संदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। वहां मुंबई के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास जो आर्मी हॉस्पिटल है उसको भी अब एक कोविड बेस कर दिया गया है। कोई भी कोविड पेशेंट अगर जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, सिविलियन, उनको वहां पर मुफ्त इलाज किया जाएगा। यही ऐलान कल शाम को भी हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री जो हैं अब एक्शन मोड पे आ चुके हैं। आज दिन भर बैठकें हो रही हैं और अलग अलग तरीके से प्लानिंग की जा रही है। अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है। इसको सही जगह पर वक्त रहते पहुंचाने की बात है, ये सप्लाई चेन को मैनेज करने की बात है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल आउटपुट को भी रीडायरेक्ट करने की बात है, जिस पर भी आज फोकस होगा। प्रधानमंत्री से आज किसी एक बड़े ऐलान की क्या उम्मीद कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री के ट्वीट के जरिए या उनके घोषणा के जरिए बड़े ऐलान की उम्मीद हम कर सकते हैं कि किस तरीके से कोविड प्रबंधन के लिए और ऑक्सीजन के अलावा मेडिकल सप्लाईज को भी लेकर राज्यों को इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। कुल मिलाकर जो संसाधन हैं हमारे पास, उनका बेहतर समन्वय तरीके से कैसे इस्तेमाल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एक राज्य में ऑक्सीजन की कमी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। केंद्र सरकार आदेश जारी करती है लेकिन रिसोर्सेज भी मुहैया करवाती है, लेकिन राज्य सरकार अपनी अपनी बातें करते हैं। तो कैसे ये सारी चीजें एक डायरेक्शन में चलें और तुरंत पहुंचे, यही मकसद है इन तीनों बैठकों का आज। और इसीलिए जो घोषणा होती है उसको तुरंत आम आदमी तक पहुंचे, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आनंद, चाहे जो पीपीई किट है, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब को लेकर हरकत में आए और तुरंत एक्शन ले, यही मकसद है इस बैठक का। जी अमित और संदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस के कई जवान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अप्रैल महीने में से अब तक 1500 जवानों की कोरोना रिपोर्ट जो है, कोविड रिपोर्ट, वो पॉजिटिव आई है। आनंद तिवारी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन क्या इनके सिम्टम्स माइल्ड हैं? क्या इनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी? ये दो सवाल हैं कि इनकी हेल्थ का, इनके स्वास्थ्य का क्या अपडेट है। कोविड पॉजिटिव है लेकिन क्या इनके सिम्टम्स माइल्ड हैं? क्या इनको वैक्सीनेशन हो चुकी थी? कल ही हमें एक दुखद खबर ये आई थी कि नोएडा में एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई थी। आनंद तिवारी बताइए। जी देखिए आनंद, अब तक दिल्ली पुलिस के 1500 जो पुलिस कर्मी हैं, जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, ये कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा है। अप्रैल महीने का ये आंकड़ा है अब तक, और करीबन 4 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसमें 2 मौतें पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई ने कोरोना से दम तोड़ दिया। कि एएसआई की पत्नी जो है उनकी भी दर्दनाक कोरोना से मौत हुई है। तो लगातार दिल्ली पुलिस में जो कोविड पॉजिटिव है उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कई तरह की हिदायतें जो है पुलिस कर्मियों को दी हैं और डबल लेयर के और N95 मास्क लगाकर ही सड़कों पर उतरने की सलाह जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से तमाम पुलिस कर्मियों को दी गई है। क्या इन सबको वैक्सीन लग चुकी थी? सारे डोजेस वैक्सीनेशन के लग चुके थे? क्या बावजूद इसके इनकी मृत्यु हुई है? और जो 1500 कर्मी हैं, पुलिस कर्मी, आनंद, इनके सिम्टम्स कैसे हैं? जी देखिए आनंद, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की जितनी भी फोर्स है, तमाम लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है और दूसरा डोज जो है वो भी लग चुका है। उसके बावजूद भी कई ऐसे केस है जिसमें देखने में आ रहा है कि जो उन्हें कोविड के सिम्टम हैं और अधिकतर जो इसमें जो पुलिस कर्मी हैं वो अपने घर पर होम आइसोलेशन में हैं। कुछ लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने बेड के इंतजाम भी किए हैं जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है। जी, ये सब जल्द से जल्द शीघ्र ठीक हो जाएं, यही हमारी कामना है। धन्यवाद इस अपडेट के लिए आनंद। वहीं देश में कोरोना की स्थिति बेहद बिगड़ गई है। कई राज्यों का हाल जो है ख़राब है। अहमदाबाद को भी कोरोना की दूसरी लहर ने तेज़ी से अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ भी हालात बहुत ख़राब हैं। अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन अस्पतालों में इन मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को घंटों तक एम्बुलेंस में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अहमदाबाद में अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत बड़ी है। फिलहाल अभी एक भी अस्पताल में बिस्तर अवेलेबल नहीं हो पाया है। सरकार ने भले ही ये कह दिया हो कि तमाम अस्पतालों में कोविड की ट्रीटमेंट होगी, लेकिन ये अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर जो एम्बुलेंस की कतार है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कमोबेश क्या होगी। यहाँ पर जो 108 के ज़रिए ही आपको एडमिशन मिलता है और वैसे में 108 जो एम्बुलेंस है उसकी वेटिंग भी घंटों तक है। एक एम्बुलेंस यहाँ पर आती है, वो यहाँ घंटों खड़ा रहती है, उसके बाद उस मरीज़ का एडमिशन होता है और ये कतार ही आपको बताती है कि अस्पतालों में एडमिशन के लिए और ख़ासतौर पे सरकारी अस्पताल में एडमिशन के लिए 108 के ज़रिए जब उसको लाया जाता है तो कितने घंटे इस तरह की सड़क पे इंतज़ार करना पड़ता है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि जो जिनकी स्थिति मरीजों की ख़राब है उनको यहाँ एम्बुलेंस में ही ट्रीट किया जा रहा है। और ये बाहर का आपका देखिए जो तस्वीर दिखा रहा हूँ अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, एक एक एडमिशन के लिए 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसे में अगर आपका 10वां या 12वां नंबर है तो 11 या 12 घंटे बाद आपका एडमिशन हो पाएगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति किस तरीके से है अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में। हालांकि कल से या परसों जब 900 बेड का अस्पताल इनॉग्रेट होगा तो यहाँ थोड़ा जो बोझ है वो कम होने की उम्मीद है।
वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार का हर महकमा किसी न किसी तरह से इस महामारी को हराने में लगा हुआ है। इसी बीच डीआरडीओ की मदद से अहमदाबाद में एक 900 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें 150 बेड आईसीयू के हैं। इस अस्पताल में ये भी ध्यान रखा गया है कि हर एक बेड पर मरीज को ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके। इस अस्पताल को धन्वंतरी कोविड अस्पताल का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह दोपहर के बाद अस्पताल का दौरा करेंगे। डीआरडीओ की मदद से अहमदाबाद में 900 बेड का अस्पताल बनकर लगभग तैयार है। अहमदाबाद में बेड की बहुत बड़ी किल्लत है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी सरकार को समय समय पर फटकार लगाई। सबसे ज़्यादा जो किल्लत आ रही है वो आईसीयू बेड्स को लेकर है। और यहाँ पर जो 900 बेड का जो अस्पताल डीआरडीओ की मदद से जो बना है उसमें ज़्यादातर जो आईसीयू बेड्स पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए वेंटिलेटर्स भी यहाँ पीएम केयर से जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं वो यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। तकरीबन 350 से ज़्यादा बेड ये आईसीयू के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर वेंटिलेटर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि अहमदाबाद में इन दिनों बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। हालांकि सरकार ने सभी अस्पतालों को, सभी डॉक्टर्स को मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए मंजूरी दे दी है, फिर भी अस्पतालों में बेड की किल्लत है। और अभी देखिए कि आखिरी तैयारियां जो हैं वो चल रही है। अभी बेड्स लगाए जा रहे हैं। ये अहमदाबाद का गुजरात यूनिवर्सिटी का जो मैदान है वहाँ पर इस 900 बेड के अस्पताल को बनाया जा रहा है। ये दूसरा छोर है जहाँ पर आईसीयू की यूनिट है, जहाँ पर वेंटिलेटर के साथ ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में रहे। ये पूरा यहाँ पर इसकी तैयारी की गई है। न कि केवल दूसरी और भी जहाँ पर जो जनरल वार्ड्स हैं वहाँ भी तकरीबन 500 जितने बेड हैं, जहाँ पर केवल मरीजों को जो ऑक्सीजन की सप्लाई उनको देनी है वो वहाँ पर मिल जाएगी। और जहाँ जिन मरीजों की हालत क्रिटिकल है, जिनको आईसीयू बेड्स की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। अहमदाबाद में एक ऐसा अस्पताल तैयार किया गया। वहीं इंदौर में भी 6 दिन में 600 बेड का एक अस्पताल तैयार किया गया है। जब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर हर आपदा से पार पा सकेंगे। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।